हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का एक सब्जेक्ट है जिसका कोर्स कोड है BCS 024। इसका जो नेम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक के अंदर 4 यूनिट्स है। तो आज हम जो फर्स्ट ब्लॉक कवर करने वाले हैं उसका नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा। उसकी जो यूनिट है उसका नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी 1। इसके अंदर आज हम 3 चीजें पढ़ेंगे कि पैराडाइम्स क्या होते हैं, पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस है वो कहाँ से आई। तो जब हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्वेंट हुआ था उस टाइम पे बहुत सारी जो अप्रोचेस थी वो डेवलप हुई थी, जैसे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, बॉटम अप प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, उस इनका जो मेन मोटिव होता था वो था कि हमारे प्रोग्राम की रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, ये जो टेक्निक्स थी ये 1970 और 1980s में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहले हमारी जो सी लैंग्वेज पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बट जो ये हमारे डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर पाई थी, यानी कि मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी और यूज़ेबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाई थी। इसकी वजह से, इसके फेलियर की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी जो है वो डेवलप हुई थी। ठीक है, ये हमारे सारे मतलब हमारे जो ये डिज़ायर थे उनको फुलफ़िल कर पा रही थी, यानी कि मेंटेनेंस कर पा रही थी, यूज़ेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी को। ठीक है, इसके अंदर अब हम चलते हैं पैराडाइम्स की तरफ कि पैराडाइम्स क्या होता है। ये तो आपको समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज थी वो किस तरह से आई थी। अब इसमें हम जानते हैं व्हाट इज पैराडाइम्स। पैराडाइम्स क्या होता है, एक सेट ऑफ टेक्निक होती है, मेथड्स, थ्योरी एंड स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वे ऑफ थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। इसके अंदर सबसे पहले हम लैंग्वेज पैराडाइम्स पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज पैराडाइम्स क्या होता है, ये संबंधित होती है क्लासेस ऑफ लैंग्वेज के साथ में, जो क्लासेस होती है लैंग्वेज की उसके साथ में। अब इसके बाद है हमारे पास इंपेरेटिव पैराडाइम्स। इंपेरेटिव पैराडाइम्स में क्या होता है, एक्सप्रेसिंग अ कमांड और ऑर्डर, मतलब कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड के द्वारा, जैसे कि कोई कमांड की जाती है उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ठीक है, यह डिस्क्राइब करता है किस तरह से, मतलब हाउ, मतलब किस तरह से किसी रिजल्ट को ऑब्टेन किया जाए, मतलब कि किस तरह से, हाउ, किस तरह से एक मतलब जो रिजल्ट है उसको ऑब्टेन किया जाए। अब डिक्लेरेटिव जो इंपेरेटिव पैराडाइम्स है इसके अंदर 2 टाइप है, एक तो प्रोसीजरल है और है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो प्रोसीजरल पैराडाइम्स है उसको देख लेते हैं हम। प्रोसीजरल पैराडाइम क्या होता है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड होती है। ये क्या होती है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड, जो वेरिएबल्स की वैल्यू को होल्ड करती है। ठीक है, इसमें दो तरह के ये होती है, 2 तरह की स्टेटमेंट होती है। एक होती है नॉन एग्जीक्यूटेबल, जो मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती है, और एक होती है एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है जैसे कि मेमोरी एलोकेटेड, कि मेमोरी कहाँ पर एलोकेट की गई है। ठीक है, सिंबॉलिक नेम क्या है, एब्सोल्यूट मेमोरी लोकेशन क्या है, इनिशियलाइज मेमोरी क्या है। और एग्जीक्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटेशन कंट्रोल फ्लो और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये हमारी होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स में हमने देखा इसको, एक तो नॉन एग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, ये पैराडाइम्स की तरफ। इसमें क्या होता है कि जितने भी सब कुछ हैं उन सभी चीज़ों को हम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हर चीज़ को आप सेंटर्ड करो किसमें, ऑब्जेक्ट में, कि हर चीज़ को आप क्या मानो, एक ऑब्जेक्ट मानो। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब
इसमें जैसे कि आपने देखा इसके कौन कौन सी लैंग्वेज में C++ में, सिमुला और जावा में इसका यूज़ किया जाता है, और जो प्रोसीजरल है वो C और पास्कल में यूज़ की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स में। जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स होता है, डिक्लेयर और स्पेसिफिक कर दिया जाता है what is to be compute without specifying how is to be compute। मतलब कि इसमें क्या था कि हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरह से कंप्यूट होने वाला है, किस तरह से हमारा जो वर्क रिजल्ट है वो आने वाला है। बस हमें ये है कि व्हाट हमें क्या चाहिए, और इसमें था कि हाउ किस तरह से चाहिए, और यहाँ पे है क्या चाहिए, ठीक है, समझ गए। इसके अंदर जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो फंक्शनल और एक है लॉजिकल। तो हम पहले फंक्शनल को देख लेते हैं। फंक्शनल पैराडाइम्स होता है अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, जिसमें क्या होता है प्रोग्राम को क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन। इसमें कलेक्शन होता है काफी सारे फंक्शंस का, ठीक है। एक फंक्शन सिर्फ कंप्यूट करता है किसी भी वैल्यू को और रिटर्न करता है, ठीक है, या कंप्यूट करता है और किसी भी वैल्यू को जो है रिटर्न करता है। इसके बाद आता है हमारे मतलब ये किस में यूज किया जाता है, लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें। उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल। लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल पैराडाइम्स प्रोग्राम सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कंप्यूट होगा, क्या कंप्यूट होगा और कैसे कंप्यूट होगा, ठीक है। व्हाट इज टू बी कंप्यूट और हाउ इज टू बी कंप्यूट, ठीक है। इसमें जो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बीच में, किसके बीच में, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया और कुछ ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बीच में क्या करता है, ये कुछ रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वैल्यू को ट्रू और फॉल्स बताया जाएगा। ये आई होप कि आपको पैराडाइम्स क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद में है एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी है वो किस तरह से आई, किस तरह से विकसित हुई। तो अभी हमने देखा था कि जैसे हमारे पास, अब देखो हम जब पहले लिखते थे तो मशीनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखते थे। मशीनी लैंग्वेज मींस 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब 0 और 1 के फॉर्मेट में सोचो कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना उस चीज को याद रखना। उसके बाद में इसकी मतलब प्रोग्रामर की थोड़ी हेल्प करने के लिए फिर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। बट असेंबली लैंग्वेज में भी इतने सारे जो कोड्स होते थे उसको याद करना काफ़ी मुश्किल होता था। उसके बाद में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई, दैट मीन कि हम इंग्लिश की जो सीरीज होती है, यानी कि वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है और ये सब कुछ, तो हम यहाँ पर ना क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है। जैसे अगर हमने वेर लिख दिया, ठीक है, और उसके यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि इंटीजर टाइप का है या किस टाइप का वेरिएबल है, तो मतलब इसको समझना काफ़ी इजी है। प्रोग्रामर्स जो हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंदर भी कुछ खामियां थी। अब जब हाई लेवल लैंग्वेज आ गई तो उसके बाद में प्रोग्रामर्स क्या करने लगे, कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम्स बनाने लगे। तो जब डिफिकल्ट प्रोग्राम बनाने लगे तो उस प्रोग्राम को एक जगह पे इकट्ठा करना और मतलब बहुत सारी एरर्स आने लग जाती थी उसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को आना पड़ा, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जब आई तो उसके अंदर से फोकस किया जाता था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में फोकस किया जाता था किसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर और उसके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। पर ये भी इतना मतलब चला नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, फंक्शन और जो फंक्शन और डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही सब कुछ हो जाता था। रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम को मीट नहीं कर पाई कि किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जो रियल प्रॉब्लम थी उसको जो है सॉल्व कर पाई, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कुछ आगे पढ़ते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का, वो हमारे पास आता है। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी आर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और क्लासेस होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होते हैं और क्लासेस होती हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम यूज करते हैं। क्या क्या,
ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नॉन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टेट है या फिर बिहेवियर है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्ट के नाम से। देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ तो डाटा होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसके अंदर फंक्शन होंगे। इन दोनों का एडिशन बनाकर ही क्या बनता है? एक ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि मान लो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं हम, डॉग। ठीक है, डॉग जो है, डॉग के पास खुद का डेटा है कि हाउ हंग्री इज इट, कितना भूखा है ये, हाउ हैप्पी इज इट, कितना हैप्पी है ये, और वेयर इज इट, मतलब कहाँ पर है ये। ठीक है, तो इसका खुद का डेटा है ना ये, कि हाउ हंग्री इज इट, हाउ हैप्पी इज इट और वेयर इज इट। ठीक है, ये सब क्या है? इसका डेटा है। और कुछ फंक्शन है, कुछ फंक्शन है मतलब क्या करता है ये? खाना खाता है, ईट, बार्क और रन, ये सारी चीजें ये करता है। तो मतलब हमें समझ में आ गया, जिसके अंदर हमारे को पता है कुछ ना कुछ डेटा है, डेटा है मतलब कुछ ना कुछ उसने होल्ड करके रखा हुआ है कि ये चीजें मेरे पास हैं। फंक्शन है मतलब कि वो कुछ ना कुछ काम करता है। आई होप ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं हम क्लासेस पे। क्लासेस क्या होती हैं? एक टेम्पलेट भी कहा जाता है इसको ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होती है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सिमिलर टाइप कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर फॉर्म अ क्लास। ठीक है, कैन यू टेल टू विच क्लास डॉग बिलोंग, की जो डॉग है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। मतलब क्लास में क्या होता है? सिमिलर टाइप का जो डाटा है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पर डॉग्स है, तो डॉग हमने एक कैटेगरी ले ली, हमने एक डॉग जो है वो क्लास बना दी डॉग नाम की। अभी यहाँ पर डॉग नाम का अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर एक क्लास बना दी हमने एनिमल नाम की। इस एनिमल नाम की जो क्लास है इसके अंदर डॉग भी आएगा, है ना, और इसके अंदर बहुत सारी कैट्स भी आ सकती हैं, इसके अंदर रैट भी आ सकता है। ठीक है, अब ये सब क्या हो गए? ये 3 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, रैट, डॉग, कैट। और ये किस टाइप के क्लास में आती है? ये एनिमल नाम की एक क्लास में ये तीनों चीजें आ रही हैं। मतलब कि क्लासेस क्या है? सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या किया? ग्रुप बना दिया एक साथ में। ठीक है, तो वो क्या हो गई? हमारे पास एक क्लास हो गई। अब आप बता सकते हो क्लास डॉग जो है वो किससे बिलोंग करती है? क्लास डॉग जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? एनिमल से बिलोंग करता है। वो हमने देख लिया। यस ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू द एनिमल क्लास। आई होप कि आपको क्लास भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम इनकैप्सुलेशन पे। देखो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? द wrapping up of data and function into a single unit is known as encapsulation। मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं किसी भी डेटा को एंड फंक्शन को, डेटा एंड फंक्शन को किसी एक सिंगल यूनिट में, किसमें? एक सिंगल यूनिट में। किसको? डेटा को और फंक्शंस को। फंक्शन और डेटा को एक सिंगल यूनिट में जब हम रैप कर देते हैं उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। लाइक कि आप इस तरह से देख सकते हो, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक कैप्सूल है जिसके अंदर फंक्शंस भी हैं और डेटा भी है। ठीक है, फंक्शंस भी है और डेटा भी है, तो वो क्या हो गया? हमारे पास इनकैप्सुलेशन हो गया। इसको इसने क्या किया? रैप कर दिया। रैप कर दिया, जब हमने कैप्सूल देखा होता है, कैप्सूल के अंदर भी क्या होता है? उसको रैप कर दिया जाता है ना, किसी एक प्लास्टिक के कवर से, प्लास्टिक का कवर या कैसा भी होता है वो, उसी से। ठीक है, तो आई होप इनकैप्सुलेशन भी आपको समझ में आ गया। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? विच टास्क इज परफॉर्म बाय फंक्शन एंड हाइडिंग हाउ द टास्क इज परफॉर्म। कि अगर मान लो आप देखो कि हम किसी को फोन करते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ मतलब होता है कि हमने जो फोन किया है वो जिस पर्सन के पास फोन किया है वो रिसीव कर ले, बस इतना। इस इन दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, यहाँ पे जो हमारा सेंडर है और यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है, इन दोनों के बीच में जो ये कहाँ से गया और कहाँ से आवाज आ रही है, कैसे उसने रिसीव किया, क्या क्या, ये बीच का प्रोसेस जो है इसको जब हाइड कर दिया जाता है। और अब हम इस
ये जो हमारा हाइडिंग वाला फीचर है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते ये क्या है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि जो चीज हो रही है बट क्या है, वो दिखाई नहीं दे रही कि ये कैसे हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय which object of one class acquire the properties of object of another class in a hierarchy। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो जैसे जो हमारा ये फीचर ए है, देखो ये हमारी एक क्लास है, क्लास बेस के नाम से, इसके अंदर फीचर ए है और फीचर बी है, क्लास बेस के अंदर फीचर ए और फीचर बी है। लेकिन जब इसी का जो फीचर ए है, फीचर बी को और फीचर सी को किसी ड्राइव क्लास ने जो है वो इनहेरिट कर लिया, मतलब इसके फीचर्स को क्या किया, उसने इनहेरिट कर लिया, अपने अंदर डाल लिया, ठीक है। फिर कोई दूसरी क्लास है जिसके अंदर ये दो सेम है, फीचर ए और फीचर बी, और एक ही चेंज है, वो है डी, और इसके अंदर जो है फीचर ए और फीचर बी सब में सेम है, और ये जो एफ है वो अलग हो गया। मतलब कि क्या, किसी बेस क्लास से किसी फीचर को अपने अंदर ले लेना एक इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स जो हैं कि वो किस तरह के दिखते हैं, कई बार हमारी नाक उनसे मैच करती है, कई बार हमारे काम करने का तरीका उनसे मैच करता है, ये एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? Polymorphism means the ability to take more than one form of the same property। कि अब जो हमने भी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्या है, देखो मान लो एक प्लस का साइन है, तो इस प्लस एडिशन के साइन से जब मेरे को दो इंटीजर्स को ऐड करना है, एक इंटीजर वैल्यू ले ली मैंने कोई भी, दो इंटीजर वैल्यूज को मेरे को आपस में ऐड करना है, एक इंटीजर 2 है और दूसरा इंटीजर 3 है, ठीक है। तो जब इन दोनों का रिजल्ट आएगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, इन दो इंटीजर्स की एडिशन कर रहा है। लेकिन जब यही मेरे को किसी स्ट्रिंग के साथ चाहिए, मतलब मुझे ए और बी को प्लस करना है, ओके, ए और बी को प्लस करना है, तो यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा ए और बी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉनकैटिनेट कर रहा है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एडिशन कर रहा था, दो इंटीजर्स को आपस में जोड़कर मुझे रिजल्ट दे रहा था 5। यहाँ पर मुझे ए भी रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, सी नहीं आया मुझे, मेरे पास कोई दूसरा डिफरेंट टाइप का कुछ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडिशन कर रहा है और यहाँ पर ये कॉनकैटिनेट कर रहा है, मतलब एक ही सिंबल जो है वो दो टाइप के रोल प्ले कर रहा है। अगर हम अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल लें, जैसे हमारे फादर हैं तो वो कहीं पर एम्प्लॉय भी हैं, हमारे फादर भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, ठीक है। तो ये वो क्या करें, एक ही सिंगल पर्सन काफी सारी जो है प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर वो है कि वो कई सारे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इनको आगे डिटेल में किस तरह से हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं वो हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर कोई क्वेरी है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।